हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ ऑनलाइन हेल्प। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ ऑनलाइन हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको आधार सुपरवाइज़र एंड ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जिसमें कि हमने आपको ऑलरेडी 9 वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर देख सकते हैं टेट सीरीज़ का पार्ट 2 यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आप में कितना दम है, आपने कितनी तैयारी की हुई है, आप कितने मार्क्स यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो हम आपको इस चैनल पे माध्यम से UIDAI एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कि तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से काफ़ी जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट हैं, वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, किसी के 103 हैं, किसी के यहाँ पर देख सकते हैं 100 प्लस ही नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो कैंडिडेट है जब वो एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर थैंक यू बोलते हैं। तो जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कितने मार्क्स यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट के आए हुए हैं। तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छी तैयारी आपको करा रहे हैं। तो अगर आप अपना जो है कि आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रूफ देखने को मिल रहा है, काफ़ी कमेंट बॉक्स देख सकते हैं, या फिर आप हमारी वीडियो के जो कि कमेंट बॉक्स है आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट हमारे चैनल के माध्यम से अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप भी तैयारी कर सकते हैं आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर के एग्ज़ाम की। तो फ्रेंड्स, और आप हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आपको और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आप जिस भी टॉपिक पर कहेंगे हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको UIDAI एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर टेट सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आपने यहाँ पर कितनी तैयारी की हुई है। तो हम इसमें आपको 53 मोस्ट IMP MCQ यहाँ पर कराने वाले हैं, यानी कि जितने भी 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं। तो हम उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर उसका हमने एक टेट सीरीज़ बना रखी है। तो अगर आपने इससे पहले का जो पार्ट है वो नहीं देखा है तो आप उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो यह उसका पार्ट 2 है। तो आप इसमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ चुके हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं, अगर आप भी अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सुपरवाइज़र एंड ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने उसके ऊपर यहाँ पर टोटल 9 वीडियो यहाँ पर बनाई हुई है जो कि चैप्टर वाइज है। अगर आप उन सभी को देख लेते हैं तो आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पर 100 प्लस ही आएंगे। तो यहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं टेट सीरीज़ का यहाँ पर पार्ट 2 हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि हम आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इसमें कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप किए बिना यहाँ पर पूरी वीडियो को देखें और आप भी यहाँ पर 100 प्लस अपने मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में हमने आपको कमेंट यहाँ पर दिखा दिए हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स के यहाँ पर 100 प्लस मार्क्स आए हुए हैं और हमने यहाँ पर उनका एक प्रूफ भी आपको दिखा दिया है। तो आप भी अगर यहाँ पर अपने 100 प्लस मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप किए बिना बिल्कुल हमारे चैनल पर इनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो हमने वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ है, हमने इसमें प्रत्येक क्वेश्चन पर एक टाइमर लगाया हुआ है जो कि 5 सेकंड का है। आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना होगा। तो इसमें आपको पता चल जाएगा आपने कितनी तैयारी की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए डैश डैश हर समय उपलब्ध होना चाहिए। तो आप इसका आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, GPS डिवाइस। तो जो नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए होता है तो हमें जो GPS होता है, GPS डिवाइस, उसको हर समय उपलब्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, डैश डैश नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नज़र रखता है और जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या फिर प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। तो यह जो होता है, यह नामांकन केंद्र जो केंद्र योजना की मंजूरी होती है उस पर नज़र रखता है और जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि वहां पर रुकावट
कर सकता है। तो हम यहाँ पर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। UIDAI पोर्टल नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। तो आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नामांकन एजेंसियां। तो जो UIDAI पोर्टल होता है उस पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट जो करता है वह करता है यहाँ पर नामांकन एजेंसियां जो होती है वो UIDAI पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को डैश डैश से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। जो नामांकन कर्मचारी होते हैं उनको ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के ऑनबोर्डिंग के लिए उत्पन्न उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित यहाँ पर जो डैश डैश फाइल है तो हमें बताना है कौन सी फाइल है। तो इसमें जो हम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करा रहे हैं, तो इसका आप राइट आंसर बताइए। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, XML। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक होता है उसके यहाँ पर ऑनबोर्डिंग के लिए उत्पन्न उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र में जो फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित होती है वह XML फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जब बायोमेट्रिक की गुणवत्ता थ्रेशहोल्ड से ऊपर है तो डैश डैश उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। तो हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आप बताते रहें। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, संकेतक। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में संकेतक ऑप्शन देखने को मिले तो आप उसको राइट कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर आपको काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा रहे हैं। तो संकेतक आप देख लीजिए, संकेतक आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में देखने को मिले तो आप उसको डायरेक्ट उसको राइट कर दीजिएगा। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के बोर्डिंग या फिर पृथक्करण के दौरान डैश डैश की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि किसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो आप इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोमेट्रिक पुष्टि। तो जो ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक होता है उसके जो बोर्डिंग या फिर पृथक्करण के दौरान उसकी जो बायोमेट्रिक की जो पुष्टि होती है उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक नहीं हुआ है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित नहीं है तो ऐसी स्थिति में डैश डैश के रूप में दिखाई देगा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ में हमें यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामांकित नहीं। तो फ्रेंड्स यह भी एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में नामांकित नहीं देखने को मिले तो आप इसको राइट कर दीजिएगा। किसी भी ऑप्शन में आपको संकेतक या फिर नामांकित नहीं, ओनली नामांकित नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, नामांकित नहीं ऑप्शन देखने को मिले तो आप इसको राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नामांकन एजेंसी डैश डैश पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी। नवीनतम URL को डैश डैश द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कौन सा है इसका? तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूमिस पोर्टल या फिर नोडल अधिकारी। तो यह भी एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो फ्रेंड्स हम आपको सभी क्वेश्चन आपको इसमें जो है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूमिस पोर्टल या फिर नोडल अधिकारी। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में क्यूमिस पोर्टल नोडल अधिकारी देखने को मिले तो आप उसको राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर हो सकते हैं। तो आपको इसका राइट एंड इसका जो है रॉन्ग आंसर इसका बताना है क्या है।
तो इसका जो फ्रेंड्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, झूठ। जो ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक होते हैं डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड नहीं हो सकते हैं, एक झूठ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसका सच या आपको झूठ इसमें बताना है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स क्या है इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, झूठ, बिल्कुल नहीं। जो ब्लैक लिस्टेड या ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक होता है वह विभिन्न यानी कि अन्य प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति ले सकता है। तो बिल्कुल नहीं, उसको अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। तो इसमें आपको बताना है जो आधार बनाने का जो प्रतीक्षा समय है वो कितने दिन का होता है, या फिर कितने महीने का होता है, या फिर कितने साल का होता है। तो यह आपको इसमें बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 दिनों तक। तो यह एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आधार बनाने का जो प्रतीक्षा समय होता है वह टोटल 90 दिनों का होता है। 90 दिनों तक हम उसका वेट कर सकते हैं, उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो इसमें आपको बताना है जो आधार जो नामांकन है उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, कौन कौन से तरीके से हम आधार नामांकन करा सकते हैं यानी कि बनवा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन। तो ये इसके टाइप्स यहाँ पर रहने वाले हैं, इसके प्रकार रहने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो इसमें आपको बताना है जब आधार नामांकन करते हैं तो जब निवासी आधार नामांकन के लिए जाता है तो उसको कौन से फॉर्म भरे जाने की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर आप फ्रेंड्स बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार नामांकन या फिर सुधार फॉर्म। तो यह उसको भरना होता है जब आधार नामांकन के लिए निवासी जाता है नामांकन केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 15, आधार संख्या एक दिन में बन जाता है। तो इसको आपको सच या झूठ यहाँ पर बताना है कि इसका क्या आंसर इसमें रहने वाला है। क्या आधार संख्या एक दिन में बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, झूठ, बिल्कुल नहीं। आधार संख्या एक दिन में नहीं बन सकता। इसका जो प्रतीक्षा समय है वो 90 दिनों का रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है, डैश डैश दी जाती है। तो क्या इसका आएगा, इसका राइट आंसर क्या है, क्या रहने वाला है। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स का मतलब क्या है, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में जो इसका राइट आंसर वो बताएंगे तो वह आपके यहाँ पर याद हो जाएगा, तो पक्का आपके याद हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें। तो आप जो भी कमेंट में लिखते हैं तो वह आपका याद हो जाएगा। लिखने से बहुत जल्दी याद होता है कमेंट, जब आप कमेंट में लिखोगे तो तभी आपके याद होगा। तो आप इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, EID नामांकन ID यानी कि इनरोलमेंट ID। क्वेश्चन नंबर 17, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। तो आपको इसमें बताना है सच या फिर झूठ। तो बताइए फ्रेंड्स हमें इसका क्या रहने वाला है आंसर। तो इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। आधार नामांकन का केवल एक प्रकार नहीं है यानी कि दस्तावेज के आधार पर नामांकन, बिल्कुल नहीं। आधार नामांकन के प्रकार मैंने भी आपको यहाँ पर बताए थे, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। जो आधार नामांकन है उसमें देख सकते हैं दस्तावेज के आधार पर, परिचयकर्ता के आधार पर और परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन, ये इसके प्रकार रहने वाले हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर वो बताना है कि जो आधार लेने के लिए पात्र है वो कौन हो सकता है।
तो बताइए यहाँ पर फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या फिर उससे अधिक की अवधि से रहता है। तो जो भी 182 दिनों या फिर उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा है वह आधार पात्र के लिए आधार के लिए यहाँ पर पात्र है, यानी कि वह आधार यहाँ पर बनवा सकता है, ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, 187 दिनों या फिर उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक या फिर कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। तो आपको इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स बताइए हमें कमेंट बॉक्स में क्या इसका आंसर होने वाला है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं हमें इसका क्या आंसर है, यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। तो जो 187 दिन होते हैं उससे अधिक की अवधि में अगर भारत में कोई भी यहाँ पर निवास कर रहा है, निवासी यहाँ पर रह रहा है, तो वह आधार के लिए पात्र है, उसका आधार यहाँ पर बनाया जा सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है आधार के लिए पात्र है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्या रहने वाला है। तो इसका आप सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। बिल्कुल नहीं, जो भारत में देख सकते हैं भारत का कोई भी नागरिक जो कि 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है वह आधार के लिए पात्र नहीं होगा। इसमें हमने आपको बताया कि कम से कम यहाँ पर जो लिमिट है वो 182 दिन की यहाँ पर लिमिट है, यानी कि कम से कम आपको 182 दिन भारत में यहाँ पर रहना होगा तभी आपका आधार बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या फिर अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वह भी नामांकित किया जा सकता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से पढ़ाने की। अगर आपको इस वीडियो में और कुछ फेरबदल चाहिए, आपको और कोई मतलब इसमें कुछ चेंज करवाना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि हम इसमें और क्या यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अपनी जो चैनल है आपको इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कुछ इम्प्लीमेंट करवाना है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, आप हमें सजेशन दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। कोई भी निवासी इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या फिर अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वह भी नामांकित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, झूठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीज़ें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती है। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है हम आपको इसमें बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। तो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ कौन सा ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। फर्स्ट यानी कि परिचयकर्ता का नाम, और सेकंड देख सकते हैं परिचयकर्ता का आधार संख्या, और फिफ्थ में देख सकते हैं परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी जो होती है वो यहाँ पर कैप्चर की जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, क्या ऑपरेटर या पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स समय जल्दी से। तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नहीं। ऑप्शन नंबर ए, नहीं। जो ऑपरेटर या पर्यवेक्षक होते हैं वे परिचयकर्ता बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है। तो आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है।
तो चलिए फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है? तो आपको बताना है, जो बाल नामांकन होता है यानी कि जो बच्चों का नामांकन कराते हैं, उसका आधार कार्ड बनवाते हैं, तो उसके लिए कौन पात्र है यानी कि उसके योग्य है आधार कार्ड बनवाने के लिए बाल नामांकन में। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो फटाफट बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है, यानी कि जो भी बच्चा 5 साल से कम आयु का है वह बाल नामांकन के लिए योग्य है, पात्र है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क यानी कि बड़ों को बच्चे के रूप में निम्नांकित या फिर नामांकित किया जा सकता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बताइए जल्दी से फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो बता सकते हैं जल्दी से फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। तो जो निवासी के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क यानी कि नौजवान को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है, झूठ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी आवश्यकता नहीं है, यानी कि कौन सी जानकारी की हमें आवश्यक यहाँ पर नहीं है, कौन सी जानकारी हमें नहीं लेनी चाहिए। तो बताइए फ्रेंड्स जल्दी से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए जल्दी। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जाति। तो आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है? तो इसका हो जाएगा जाति, यानी कि हमें किसी भी यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी निवासी की यहाँ पर जाति से हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, हमें किसी भी की जाति को यहाँ पर नहीं देखना चाहिए आधार नामांकन करते समय। क्वेश्चन नंबर 28, HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? तो यह एक ही क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिल रहा है पूरी 510 क्वेश्चनों से, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। यह भी काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इसको देख लीजिए HOF। तो फ्रेंड्स HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? तो इसमें कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं और हमें इसका राइट आंसर फटाफट बता सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या रहने वाला, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प, यानी कि परिवार के मुखिया का नाम, निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का प्रमाण जिसको POR बोलते हैं, और परिवार के मुखिया की आधार संख्या, और फोर्थ पे देख सकते हैं नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक पुष्टि। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प, यानी कि HOF में आपको दिए गए सभी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 29, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? अगर आप परिवार का जो मुखिया है उसके आधार पर नामांकन करवा रहे हैं, तो हमें उसकी यहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता यहाँ पर होने वाली है, क्या चीज़ अनिवार्य है, तो कौन सा दस्तावेज है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बताइए फटाफट फ्रेंड्स, क्या इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों, यानी कि निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध POR का प्रमाण, और बी परिवार के मुखिया का आधार संख्या, ये दोनों ही अनिवार्य हैं, तभी आप परिवार के मुखिया पर के द्वारा यहाँ पर नामांकन करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? यानी कि जब हम बच्चों का नामांकन करवाते हैं बाल नामांकन में, तो उसके लिए जो अनिवार्य दस्तावेज है वो क्या इसमें रहते हैं? तो आप उसका यहाँ पर राइट आंसर हमें बता दीजिए फटाफट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिए। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से।
तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। यानी कि जन्म की तारीख का प्रमाण, माता पिता में से किसी एक की आधार संख्या, बच्चे और माता पिता के संबंध का प्रमाण, ये सभी इसके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म किस पते का उल्लेख किया जाएगा? तो आपको इसमें जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इनको रीड करके हमें इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बता सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता का पता। तो एक बार क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा? तो जो माता पिता होते हैं उनके पते का यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा, क्योंकि बच्चा भी किसके अंडर में है, वह माता पिता के अंडर में है, छोटा सा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए निश्चित राशि का शुल्क ले सकता है? तो आपको इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो बताइए फ्रेंड जल्दी से फटाफट। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, झूठ। ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए निश्चित राशि का शुल्क ले सकता है? बिल्कुल नहीं, ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए निश्चित राशि का शुल्क नहीं ले सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ FIR की जा सकती है। बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट आंसर इसका कौन सा है? तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जब हम नया नामांकन करवाते हैं यानी कि नया आधार कार्ड बनवाते हैं, क्या निवासी से उसकी जो लागत है वो ली जाती है? बताइए जल्दी से फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, झूठ। बिल्कुल नहीं, हम नए आधार बनाने के लिए निवासी से कोई भी लागत यहाँ पर चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे? यानी कि फ्रेंड्स जो प्राधिकरण होता है उसके द्वारा निर्धारित राशि से, जो कि एक निर्धारित राशि होती है, उससे जो राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे? अगर वह निर्धारित राशि से अधिक राशि ले रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएंगी? तो बताएं जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में। तो बताएं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, या तो एक और या फिर दो, यानी कि प्रतिबंधीकरण भी इसको कर सकते हैं, यानी कि ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं, या फिर पहले जांच रिपोर्ट उसको भेजेंगे। तो एक या दो या दोनों इसमें से कोई सा भी आंसर इसका रहने वाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है? तो आपको इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो जो कौन होता है जो निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है? तो बताइए फ्रेंड जल्दी से फटाफट। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी दिए गए विकल्प। यानी कि जितने विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं सभी इसका राइट आंसर होने वाले हैं। यानी कि चेहरे की छवि, सभी 10 फिंगरप्रिंट, दोनों आइरिस के स्कैन, ये सभी क्या है, ये बायोमेट्रिक विवरण होते हैं जो कि प्रस्तुत यहाँ पर किए जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है? तो आपको बताना है जो नामांकन होता है उसके लिए अपेक्षित सूचना में क्या शामिल है? तो बताइए इसका जल्दी से जल्द यहाँ पर फटाफट राइट आंसर। तो बताइए जल्दी से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नाम, पता, लिंग, जन्म की तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर। तो यह क्या है, एक ही अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसको जो अनिवार्य अपडेट है यानी कि करवाना ही पड़ेगा। तो किसको अपडेट करवाना पड़ता है जो उसके लिए अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, आवश्यक होता है? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी लेना। तो यानी कि जो बच्चा 5 साल से छोटा होता है उसका बाल नामांकन किया जाता है, फिर जो है 5 साल का हो जाता है उसकी यहाँ पर बायोमेट्रिक अपडेट की जाती है, और फिर उसका जो वो है 15 साल का हो जाता है फिर से उसकी जो बायोमेट्रिक है वह अपडेट की जाती है। तो टोटल यहाँ पर 2 बार यहाँ पर की जाती है, एक 5 साल और एक 15 साल। तो यह भी क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा एक अलग तरीके से, तो जो कि हमने आपको इस पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो 5 साल और 15 साल भी आपको अगर किसी ऑप्शन में देखने को मिले तो आप उसको राइट कर दीजिएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, आधार बनाने की प्रक्रिया में डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है? यानी कि जब आधार बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो एक डुप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसका मतलब क्या है? तो आप यहाँ पर इसमें बताएं जल्दी से, फटाफट इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना। यानी कि डुप्लीकेशन जो प्रक्रिया है वह एक जांच करती है कि क्या इस जो निवासी है इसका पहले से आधार कार्ड बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो वह इसको अस्वीकार करने की एक प्रक्रिया है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। तो जब आधार बनाने की जो प्रक्रिया है, जब आधार कार्ड आप बनाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर बताना है कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, काफ़ी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो अब इसके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। सेकंड में आप देख सकते हैं सबसे पहले आएगा नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का फिफ्थ, यानी कि प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संशोधित करता है। अब उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट, यानी कि किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करेंगे। उसके बाद थर्ड में देख सकते हैं न प्राधिकरण संख्या प्रदान करता है। फिर फोर्थ में देख लेते हैं आधार संख्या निवासी को सूचित कर दी जाती है। तो यह इसका एक कंप्लीट प्रोसेस है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40, यदि किसी निवासी के पास प्रमाण की आवश्यकता सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो नामांकन डैश डैश विधियों से किया जा सकता है। यानी कि इसमें आपको बताना है, मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दूं कि यदि कोई निवासी है उसके पास कोई भी यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज नहीं है तो क्या उसका यहाँ पर नामांकन किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो वह किस विधि से किया जा सकता है, किसके माध्यम से किया जा सकते हैं, तो आपको इसमें बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिचयकर्ता आधारित नामांकन और परिवार के प्रमुख ऑफ आधारित नामांकन। यानी कि किसी भी परिचयकर्ता द्वारा यहाँ पर उसका नामांकन किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट डैश डैश है। तो आपको बताने कि जो बच्चा होता है उसके लिए अनिवार्य जो बायोमेट्रिक होती है उसके लिए यहाँ पर क्या है, क्या उससे शुल्क लिया जा सकता है, कितना लिया जा सकता है, यह भी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी मूल्य के। यानी कि जो बच्चा होता है जब उसकी अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की जाती है, यानी कि जब वह 5 साल का हो जाता है तो जब उसकी बायोमेट्रिक अपडेट की जाती है तो क्या उससे शुल्क लिया जाएगा, तो नहीं, बिना किसी मूल्य के उसका जो है कि बायोमेट्रिक अपडेट की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, बायोमेट्रिक विवरण का अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग कर सकता है। तो आपको बताना है जब बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर किस मोड का उपयोग निवासी कर सकता है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है।
तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामांकन केंद्र पर जाकर। यानी कि आपको कुछ भी अपडेट करवाना है, यानी कि बायोमेट्रिक में से आपको कुछ भी अपडेट करवाना है, फिंगरप्रिंट, स्कैन वगैरह कुछ भी आपको करवाना है, तो आपको नामांकन केंद्र पर जाना होगा, तभी आपका बायोमेट्रिक अपडेट किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43, एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किसी किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है, कैसे चेक कर सकता है, उसका स्टेटस कैसे देख सकता है कि अभी मेरा आधार कार्ड बना है, नहीं बना है, या फिर अपडेट हुआ है या फिर नहीं। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पावती पर्ची या फिर URN पर मुद्रित की ID का उपयोग करके वह अपना स्टेटस चेक कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है क्या उसका जो है कि अपडेट हुआ है अभी तक या फिर नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, आधार संख्या भौतिक रूप में निवासी को भेजी जा सकती है जिसमें डैश डैश शामिल है, तो आपको बताना है कि किस रूप में भेजी जा सकती है। ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, SMS के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्र। तो जो आधार संख्या होती है वो भौतिक रूप में निवासियों को भेजी जा सकती है जिसमें पत्र शामिल है, पत्र के रूप में उसको भेजी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 45, आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के डैश डैश पुष्टि के बाद होता है, क्या होता है यह आपको बताना है। आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि, हस्ताक्षर, निवासी की तस्वीर, मौखिक पुष्टि। तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि के बाद ही उसका जो है आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डेटाबेस में निम्नलिखित में से किस मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, नामांकन केंद्र पर जाकर SSUP पोर्टल दिए गए दोनों विकल्प, तो कौन सा इसका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामांकन केंद्र पर जाकर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर आधार डेटाबेस में के माध्यम से यहाँ पर अद्यतन यानी कि अपडेट किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47, निवासी का पता आधार डेटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है, नामांकन केंद्र पर जाकर SSUP पोर्टल दिए गए सभी विकल्प। तो आपको यहाँ पर बताना है किसके द्वारा वह कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SSUP पोर्टल के माध्यम से आधार डेटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। यानी कि अपना जो एड्रेस हो यहाँ पर अपडेट कर सकता है। जो यह जो क्वेश्चन है आपको दोनों सेम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो ईमेल आईडी होती है और मोबाइल नंबर होता है वह आप SSUP पोर्टल जो होता है उसके माध्यम से अपडेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको नामांकन केंद्र पर जाना होगा, तभी आपका अपडेट किया जाएगा। लेकिन जो निवासी का जो पता होता है वह उसको अपना SSUP पोर्टल के माध्यम से भी अपडेट कर सकता है। तो मैंने जो आपकी कन्फ्यूज है दोनों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि SSUP पोर्टल होता है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं और नामांकन केंद्र पर जाकर आप क्या कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है, तो आपको बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का प्रयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता। यानी कि अभी मैंने आपको बताया है जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होता है वह SSUP पोर्टल जो होता है उसके माध्यम से अपडेट नहीं किया जा सकता है। आपको इसके लिए आपके नियर बाई जो नामांकन केंद्र होता है वहीं पर जाकर आपको कराना होगा। लेकिन जो आपका एड्रेस है, जो पता है, उसको आप SSUP पोर्टल के माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49, OTP वन टाइम पासवर्ड SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। तो आपको इसका बताना है राइट आंसर क्या रहने वाला है।
तो आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या, मोबाइल ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक की संख्या, पति या फिर गार्डियन का मोबाइल नंबर, दिए गए सभी विकल्प। तो क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर। यानी कि जो आधार में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर भी यहाँ पर SSCP पोर्टल होता है उसके माध्यम से एक OTP भेजी जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50, ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा या उसके मोबाइल नंबर अद्यतन यानी कि अपडेट कर सकते हैं। हर अपडेट या अद्यतन उसकी या उसके जो भी हो स्वयं कर सकते हैं। यानी कि निवासी के बिना जाए उससे बिना पूछे ही वह किसी भी निवासी का यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। क्या अनिवार्य है, क्या हो सकता है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, सच या झूठ? तो बताइए फ्रेंड्स जल्दी से फटाफट। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, झूठ, बिल्कुल नहीं। ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा यानी कि खुद के द्वारा उसकी या फिर उसके यानी कि निवासी के किसी भी मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कर सकता है। कोई भी उसकी जानकारी अपडेट नहीं कर सकता है बिना निवासी से पूछे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51, ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के। क्या ये सही है? तो आपको इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है, सच या फिर झूठ। तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, झूठ। ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकता है बिना निवासी के, बिल्कुल नहीं। अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन दूसरे तरीके से आया था, या दूसरे तरीके से आया है। बिना निवासी के हम कुछ भी यहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते हैं, कोई भी हम जानकारी नहीं जोड़ सकते हैं बिना निवासी के। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके से माध्यम से अद्यतन या फिर आधार प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो निवासी होता है वह पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके किन तरीकों से जो है कि आधार प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। किन तरीकों से यहाँ पर आधार वह प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जल्दी से बताइए। तो बताइए फ्रेंड जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों, 1 और 2 दोनों। यानी कि ई आधार डाउनलोड करें और डाउनलोड एम आधार, यानी कि ई आधार डाउनलोड करके भी आप और यहाँ पर डाउनलोड एम आधार करके भी यहाँ पर आप आधार प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 एंड लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो देख लेते हैं इसको भी। निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकी अद्यतन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि वह जो भी जनसांख्यिकी जो अपडेट होता है उसकी जो जानकारी उसको कैसे प्राप्त कर सकता है। तो क्या वह डाक सेवा के द्वारा प्राप्त कर सकता है? तो आपको इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो बताइए सच या फिर झूठ? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है जल्दी से, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, झूठ। डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकी जानकारी जो है कि वह यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकता है। निवासी इस तरीके का उपयोग यहाँ करके जनसांख्यिकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स यह थे आज की इस वीडियो में टेट सीरीज से क्वेश्चन नंबर 53 टोटल जो हमने इसमें आपको कराया। टेट सीरीज का पार्ट 2 था और हमने आपको इसमें टोटल 53 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने इससे पहले के जो पार्ट हैं वो नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और आप भी अपना आधार सेंटर खोलने के लिए आप हमारे चैनल के द्वारा यानी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। हम आपको इस चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई कमेंट है तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब वहाँ पर ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द आप हमें बता सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कराने की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।